हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद बाके। तो हम हमारे व्हाइट बोर्ड पर चालू करने जा रहे हैं 11th क्लास की सीरीज। ठीक है, तो अब से पहले अपनी चल रही थी एमएससी की सीरीज, चल रही थी सारी की सारी। एमएससी फर्स्ट सेम हो गया, थर्ड सेम हो गया, सेकंड सेम हो गया। वो आती रहेंगी जिस पैटर्न पर आ रही थी वीडियोस एमएससी की, उसी पैटर्न पर आपकी आती रहेंगी। लेकिन 11th की जो क्लासेस है हमने व्हाइट बोर्ड पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम यहाँ पर पढ़ाएंगे 11th की जितनी भी क्लासेस होंगी, जितने भी चैप्टर्स पढ़ाएंगे, 11th 12th 10th जो भी सीरीज अब चालू करेंगे वो सारी की सारी नई सीरीज बोर्ड पर चालू करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चालू करने जा रहे हैं 11th क्लास। ठीक है, और 11th क्लास में भी कौन सा चैप्टर अपन सबसे पहले उठा रहे हैं, वो चैप्टर उठा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग तो चालू करें। तो अपन सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग है क्या। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है केमिकल बॉन्डिंग। द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड द एटम्स एंड आयंस एक्सेट्रा ऑफ अ केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मतलब क्या है इसका कहने का कि एक नॉर्मल वे में समझते हैं, कोई भी एक स्पीशीज जो है ना, वो अपने पास एटम्स को या आयंस को जो होल्ड करके रखती है। तो एटम्स और आयंस को होल्ड कैसे करेगी? एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा ही तो होल्ड करेगी। कोई भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिससे एटम्स और आयंस उस स्पीशीज से क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। तो वही चीज अपन कहना चाह रहे हैं कि कोई भी स्पीशीज जो है जो एटम्स और आयंस को होल्ड करके रखती है, तो होल्ड करने में जो फोर्स होता है, होल्ड करने में जो फोर्स लगता है उसको क्या वो फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और यही इन दोनों के बीच में क्या है, उसी अट्रैक्टिव फोर्स से क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। अब क्या होता है कि सपोज करो कि भाई एटम होता है, तो एटम्स जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो किस वजह से बना रहे हैं मॉलिक्यूल? एटम्स मॉलिक्यूल किस वजह से बना रहे हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि एटम्स की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब एटम्स की एनर्जी ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है, तो एटम अपनी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या है एटम्स की, बहुत कम है। तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं एटम? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन करता है मॉलिक्यूल्स का, इस वजह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख भी दी आपको कि एटम्स हैव हायर एनर्जी देन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एटम्स की क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अपनी एनर्जी स्टेबिलिटी को वापस पाने के लिए, वापस इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा हमारा तो नहीं आया समझ में, एग्जाम्पल से समझते हैं, आ जाओ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में तो सुन देखो, जैसे कि दो एटम्स है, ठीक है, इधर समझो। ये तो अपने न्यूक्लियस हो ही गए। ठीक है, ये अपने क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर कुछ फोर्सेस लगेंगे, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे और रिपल्सिव फोर्स भी लगेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ पर लगेंगे, रिपल्सिव फोर्स कहाँ पर लगेंगे, ये चीज देखने वाली बात है। अब देखो, अपोजिट चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और सेम चार्ज क्या होते हैं, अपने रिपेल करते हैं। तो किस तरीके से लगेंगे, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव है, और इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस अट्रैक्टिव है, और इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस क्या है, रिपल्सिव है। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या है, रिपल्सिव है। कैसे? देखो, ये वाला जो न्यूक्लियस है अपना, ये वाला इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा, जिससे कौन सा फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो मैं इसको इस तरीके से शो कर रहा हूँ। इस वाले के लिए भी क्या लगेगा, अपने पास अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, इस वाले के लिए भी क्या लगेगा, अपने पास अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इस वाले के लिए भी क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यानी कि साहब मैं अट्रैक्टिव फोर्स को कैसे शो कर रहा हूँ, अट्रैक्टिव फोर्स को मैं शो कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ये क्या हो गया आपका अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। जैसा रिपल्सिव फोर्स कहाँ लग सकता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में। ये जो है आपका, ये क्या लगेगा आपका, रिपल्सिव फोर्स। क्या लगेगा आपका, रिपल्सन। क्या होगा आपका, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होता है बेटा, रिपल्सन लगेगा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन लगेगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज ही तो है, तो सेम के बीच में तो कैसा रिपल्सिव भी लगता है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज लिख दूँ आपके लिए कि साहब ये क्या लग गया आपका, रिपल्सिव। क्या लग गया आपके पास, रिपल्सिव फोर्स लग गया।
इतनी सी बात समझ में आई। तो हमको एक चीज क्या समझ में आई कि ये दो एटम है तो इनको यहाँ पर रोक के कौन सा फोर्स लग रहा है, मतलब ये एटम्स अगर रिपेयर होंगे तो भग जाएंगे तो भग के, लेकिन इन एटम्स को जोड़ के कौन रख रहा है आपस में, ये दो एटम्स है इनको आपस में मिला के कौन रख रहा है, एक मिला के कौन रख रहा है, इनको मिला के रख रहा है इनका अट्रैक्टिव फोर्स। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स है, तभी तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सही बात है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है किसके, रिपल्सिव फोर्स है। तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ कि व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, तो क्या होगा जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जब केमिकल बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा, बनेगा, तो क्या होगा उस समय पे, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, रिपल्सिव फोर्स के कंपेयर में। तो अट्रैक्टिव फोर्स को AF लिख देता हूँ, रिपल्सिव फोर्स को RF लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या निकला मेरे पास कंक्लूजन कि कोई भी अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड अगर बन रहा है तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, रिपल्सिव फोर्स के, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ही वो फोर्स है जो एटम्स को जोड़ के रख रहा है, वरना रिपल्सिव फोर्स की जमे तो वो निकल जाए एक दूसरे से हट जाए, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक दूसरे से क्या हो रहा है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको नोट करो फिर आगे का देखते हैं। हाँ तो नोट डाउन हुआ। तो अब अपन देखेंगे, जैसे कि अपन ने सारी चीजें देख ली, सारी फुलफिल देख ली, ठीक है। अब अपन देखेंगे, अपन ग्राफ के जरिए समझेंगे इस चीज को, और ग्राफ को किसके बीच में बनाएंगे के साथ, अपन बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ के साथ। कौन सी डिस्टेंस के बीच में बनाओगे, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी, जो दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, कैसे मैं भी समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन ग्राफ की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अपन ग्राफ को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है आपका, और ये ग्राफ जो है आपका वो पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और डिस्टेंस r के बीच में बनेगा। तो इसके बीच में बनेगा पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस r के बीच में, ठीक है। दिख रहा होगा डिस्टेंस। अब ये कौन सी डिस्टेंस है के साथ, सपोज करो अपन ने मान लो कि अपन ने क्या किया था, जो एटम्स होते हैं एक बार के लिए अपन मान लेकर अपन उनको दूर दूर रख देते, ठीक है। तो ये जो दोनों एटम्स हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कि मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, ये दोनों एटम्स को क्या कर दिया अपन ने, दूर दूर रख दिया। अब दूर दूर रख दिया तो सरकार ज़्यादा दूर है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ रख दूँ दीवार पे, नहीं, ये नहीं, ऐसे दूर दूर मान लो तो मैं दूर दूर रख दूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, नहीं लग रहा अट्रैक्टिव फोर्स, क्यों, क्योंकि साथ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब सिंपल सी बात है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स अगर लगेगा ही नहीं, एटम्स पास में आएंगे ही नहीं, तो मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, यही चीज, ये जो डिस्टेंस है, ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, बस ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी की क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्चुअली मैं बात बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कोई भी दो एटम्स होता है, अपन क्या मानते हैं कि जैसे कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये दोनों एटम आए, ये दोनों एटम एकदम से जुड़ गए, और जुड़ करके क्या बना लिया इन्होंने, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, उसको अपन केमिकल बॉन्ड बोलते हैं ना। एकदम से नहीं जुड़ते, बॉन्ड तो बनाते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस रहती है, मान के चलो ये एक डिस्टेंस रहती है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इनके बीच में रहती है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि दूर है, नहीं, ऐसी डिस्टेंस रहती है, एक्चुअल में डिस्टेंस रहती है, और ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। तो वो जो डिस्टेंस रहती है, वो बॉन्ड लेंथ जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और इन दोनों के जो मिलने से जो आपका बॉन्ड बन रहा है, उनसे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं अपन बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी और ये डिस्टेंस के बीच में क्या है अपना ग्राफ है। अब क्या करते हैं अपन, इन दोनों एटम्स की क्या करते हैं बेटा, दूरियों को कम करते हैं, ठीक है। अब इनको पास लाते जाते हैं। अब मान के चलो अपन ऐसे क्या करेंगे, इनको पास में लाएंगे, ठीक है। पास लाते जा रहे हैं, जैसे पास लाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो तुरंत क्या कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का कर लेंगे, अपना फॉर्मेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, सॉरी
केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे पास में आए ये ग्राफ ऐसे नीचे जाता है और वापस से क्या जाता है, ऐसे नीचे। हिसाब ये डंडा डंडा से क्या कर दिया, मुर्स कर दिया आया, अभी समझाएंगे। ये देखो, अब देखो जैसे जैसे अपन उसको पास ला रहे थे तो इनका अट्रैक्टिव फोर्स क्या था, बढ़ता जा रहा था। पहले तो दूर थे तो अट्रैक्टिव फोर्स था नहीं, अब जैसे पास ला रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जा रहा है। रिपल्सिव फोर्स क्या है, अभी भी आपका कम ही है इस पॉइंट पर। ये बात समझ में आई आपको? ये जो अपन ला रहे हैं यहाँ पर दूरी, इनकी डिस्टेंस जो कम कर रहे हैं, तो डिस्टेंस आपस में कम होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स लगना चालू हो जाएगा। रिपल्सिव तो अभी भी कम रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक ला देंगे फिर रिपल्सिव लगेगा, लेकिन थोड़ा सा पास लाते अट्रैक्टिव फोर्स को लगना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट नीचे क्यों आया, ये पॉइंट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो क्या कर जाता है, ओवरकम कर जाता है किसको, रिपल्सिव फोर्स को। क्या ओवरकम का मतलब क्या है कि दोनों बराबर मात्रा में क्या होता है, लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों लगना यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरकम करता है। तो एक तरीके से मैं यहाँ पर बोलूँ तो यहाँ पर जो दोनों एटम्स है इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस पॉइंट पर आकर के केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है बेटा, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन से कौन एनर्जी तो निकलेगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। और जिस पॉइंट पे इनका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, इस पॉइंट वाले एरिया को क्या बोलेंगे अपन, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। हिसाब इस पॉइंट पर आके अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स ये दोनों क्या कर गए, आपस में ओवरकम कर गए। तो साहब इसका क्या है, ये जो ऊपर गया। अब मेरे को एक चीज बात बताओ, अब दोनों पास आ गए, अट्रैक्टिव फोर्स तो यहाँ पर हो गया है बिल्कुल, मैंने क्या बोला था, जब बिल्कुल पास आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स अब बढ़ना चालू हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ना चालू हो गया। ये जो एरिया है ना आपका, ये इसमें क्या हुआ है बेटा, आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ना चालू हो गया है। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया है, डोमिनेंट हो गया है इससे अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पर ये चीज, ये कंडीशन क्या हो गई है, एक तरफ से तो यहाँ आकर अट्रैक्टिव फोर्स भी आ रहा है, ये देखो अट्रैक्ट, ये दोनों आइटम है, अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है और रिपल्सिव भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रुक पे, यहाँ पर आकर के क्या होगा, स्टेबल हो गए। ऐसा नहीं बिल्कुल ही चिपक जाएंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स खत्म, लेकिन रिपल्सिव फोर्स कैसे खत्म हो जाएगा भाई, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, तो इनमें रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा ना। तो ये रिपल्सिव फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स भी, तो ऐसे स्टेबिलिटी हो जाती है और इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, डिस्टेंस बन जाती है। तो इसी डिस्टेंस पर ही कोवलेंट, तो इसी डिस्टेंस पर केमिकल बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और वो जो डिस्टेंस है ना ये दोनों एटम्स के बीच की, वो डिस्टेंस ही क्या है, आपकी बॉन्ड लेंथ है। ये सपोज कर लो ये एटम है, ये भी एक एटम है, अब इन दोनों में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। और कितने डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे स्टेबल हुआ है और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वो डिस्टेंस बॉन्ड है। बात समझ में आई? यही कथा है इसको पूरी की पूरी में यहाँ पर आकर के, ठीक है। ये सारी की सारी एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी और आर डिस्टेंस के बीच में अपन ग्राफ बना रहे थे। पहले दो एटम्स थे जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर थे, उनमें ना तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था ना रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या करके, यहाँ पर क्या लाए अपन, उनकी डिस्टेंस कम करी कम करी कम करी, कम जैसे डिस्टेंस कम करते गए अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता गया, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता गया, रिपल्सिव फोर्स अभी कम, ठीक है। अब जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स आपस में ओवरकम कर जाएंगे, यानी कि दोनों आपस में आकर के एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। केमिकल बॉन्ड का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई और जिस पॉइंट पर हुआ, ये क्या करें, अपने बॉन्ड लेंथ बनाए, ठीक है। अब दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए है, लेकिन रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा, तो इस पॉइंट पर आकर के क्या हो जाएगा, अपना रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है अट्रैक्टिव फोर्स से, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर लेंथ मेंटेन हो जाती है, इसको क्या करते हैं अपना बॉन्ड, ठीक है। आराम से देख लो इसको। अपन इसके एक मेन पॉइंट की भी बात कर लेंगे, ठीक है। कौन से कर लेते हैं कि ये कब हो रहा है, ये कंडीशन अपनी कब है, ये बताओ सर, ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन कब हो रही है, जब अट्रैक्टिव फोर्स या आपस में केमिकल बॉन्ड कब बन रहा है, जब अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम कर रहा है किसको, रिपल्सिव फोर्स को। तो यहाँ पर अपन एक पॉइंट तो लिख लेंगे, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स
ओवरकम रिपल्सिव फोर्स। ये बात आ गई अपने पास। और क्या अपन इस ग्राफ में बता सकते हैं कि साहब बॉन्ड लेंथ क्या है यहाँ पर। चलो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड लेंथ क्या है बताओ। बॉन्ड लेंथ क्या है? ये एक मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बेटा। क्या है? मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम्स इन मॉलिक्यूल। यहाँ पर लिख भी लेते हैं मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स in a molecule is called bond length, is called bond length। समझ में आई बात? यहाँ पर तीसरे पॉइंट में अगर मैं देखूं तो बॉन्ड एनर्जी क्या है कि साहब बॉन्ड एनर्जी क्या है कि आपके ये जो बॉन्ड सॉरी यहाँ पर जो एटम्स है, ये एटम्स जो यहाँ पर बने हुए हैं, ये आपस में एटम्स जो जुड़े हैं, इनसे जो एनर्जी यानी कि एक तरीके से केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको क्या बोलते हैं अपन? बॉन्ड एनर्जी। तो तीसरा पॉइंट का बॉन्ड एनर्जी वही है। सिंपल सी बात है कि पूरा का पूरा आप अच्छे से नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन फिर चालू करते हैं, अच्छे से नोट करिए आप इसको। एक सेकंड में इसको लिख ही देता हूँ बॉन्ड एनर्जी को, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से नोट करिए, ठीक है। बाकी का अपन तो देखते हैं अपन अगला क्या हुआ था अपने पास। अपने सारी एनर्जीज के बेस पर अपने सारी की सारी चीजें देखी, ठीक है। अब इन एनर्जी के बेस पर क्या किया जाता है? केमिकल बॉन्ड्स को दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक। दो तरीके से नाम सुना भी होगा आपने कि स्ट्रॉन्ग और वीक, ये दोनों नाम आपने सुना, ठीक है। तो एनर्जी के बेस पर कि साहब कैसी बॉन्ड एनर्जी या क्या हो सकती है कि जनाब पहली तो अपन ने वो की थी कि अगर बॉन्ड एनर्जी जो है आपकी अगर 42 से ज़्यादा है या 42 के बराबर है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख भी दूँ कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा है या बराबर है किसके? 42 के। तो वहाँ कंडीशन में कौन से बॉन्ड आएंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर बॉन्ड एनर्जी 42 से ज़्यादा है, 42 के बराबर है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और बीक वाले को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वाटर बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये किस कंडीशन में बनता है? ये इस कंडीशन में बनता है कि बॉन्ड एनर्जी या तो 8 या 8 से ज़्यादा हो और 42 से क्या हो? कम हो बेटा। बॉन्ड एनर्जी जैसे कि यहाँ पर लिख दूँ, बॉन्ड एनर्जी से 8 है या 8 से तो क्या हो? ज़्यादा हो। 8 या 8 से क्या हो? ज़्यादा हो, लेकिन 8 या 8 से क्या हो? ज़्यादा हो, लेकिन 42 से क्या हो बेटा? कम हो। तो इस कंडीशन में क्या होती है? आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये सारे किलो जूल पर मोल में होती है, ठीक है। यहाँ पर लिख दो आप किलो जूल पर मोल। और वांडरवाल की वांडरवाल हमेशा 8 से कम बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना उस पर बनता है, यानी कि ऐसी बॉन्ड एनर्जी ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये क्या रहेगी आपकी? 8 से कम रहेगी। 8 किलो जूल पर मोल से क्या रहेगी? कम रहेगी। तब जाके आपके वांडरवाल फोर्स बनता है, यानी कि वांडरवाल फोर्स बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। उससे थोड़ा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा रहता है? आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, जिनकी बॉन्ड एनर्जी रहती है 42 या 42 से ज़्यादा रहती है। तो आइए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को अपन देखते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने आपके सामने क्लासिफिकेशन रखा है केमिकल बॉन्ड का, ठीक है। अपन इसको देखते हैं किस किस प्रकार से क्लासिफाई हो रहा है। समझ में आई बात? पहला देखिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है उसको एक आयनिक बॉन्ड में बांटा जाता है, आयनिक बॉन्ड में डिवाइड किया गया है। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में और मेटेलिक बॉन्ड में। ये 4 प्रकार के बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर आते हैं। आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन शायद डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कौन से बॉन्ड बोलते हैं बेटा? डेटिव। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन डेटिव बॉन्ड।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जिनकी एनर्जी 8 हो या 8 के बराबर हो, 8 से ज्यादा हो या 8 के बराबर हो और 42 से कम हो, तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दो पार्टों में डिवाइड होते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर ये सारे के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन क्लासिफिकेशन में एक जगह को देख रहे हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर आते हैं अपन वीक बॉन्ड पर। वीक बॉन्ड कब बनेंगे? जब बॉन्ड एनर्जी जो होगी आपकी 8 किलो जूल पर मोल से भी क्या होगी, कम होगी, तब जाकर क्या बनेंगे बेटा, आपके वीक बॉन्ड बनेंगे। और वीक बॉन्ड में कौन कौन से बनेंगे? डीपी डीपी फोर्स। यहाँ देख के घबराना मत भाई साहब, डीपी डीपी फोर्स के आगे समझ लो। डीपी डीपी फोर्स मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्स। फुल फॉर्म लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं थी, जगह इसलिए नहीं थी क्योंकि इनका दूसरा नाम भी लिखना था। डीपी फोर्स, डीपी फोर्स को बेटा क्या बोलते हैं अपन? डीपी फोर्स का एक नाम है बेटा आपके पास कीसम फोर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, कीसम फोर्स। ठीक है, डीपी फोर्स का नाम है कीसम फोर्स। ठीक है, डीपी मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, यहाँ पर है डीपी आईडीपी। साहब इसका क्या मतलब हो गया? डीपी आईडीपी का डीपी मतलब डाइपोल, आईडीपी का मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल। डीपी का मतलब डाइपोल, आईडीपी का मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल। ध्यान रखना, लिखो जब इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इस फोर्स को क्या नाम दिया गया बेटा? एक और डिवाइड फोर्स। यहाँ पर आप ये डिवाइड फोर्स इसका नाम ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कौन से वान डेर वाल्स फोर्स होता है? तीसरा आईडीपी। समझ गए होंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसको आप बहुत पहले से भी आपने इसका नाम सुनते आ रहे होंगे, इसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लंदन फोर्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? लंदन फोर्स बोलते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर आपने इसमें आईएनडीपी और आईएनडीपी और आयन आईडीपी यानी कि आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं बताया। का तुमको नहीं पता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयन डीपी और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डीपी यानी कि आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इज नॉट कंसीडर एज अ वान डेर वाल्स फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसको कंसीडर नहीं किया जाता। कि साहब क्यों कंसीडर नहीं किया जाता? कंसीडर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी इनके अंदर बनता है और इनके अंदर वीक बॉन्ड भी बन जाते हैं। तो इनको हम ये बेसिकली नहीं है कि हम इनको वान डेर वाल्स फोर्स के अंदर अपन रखें, क्योंकि कभी वीक भी बना लेते हैं, कभी स्ट्रॉन्ग भी बना देते हैं, तो ये कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो अपन इसको यहाँ पर लिख देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर कि क्या लिख देंगे कि आयन डीपी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आयन डीपी और आयन आईडीपी, आयन डीपी और आयन आईडीपी, आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आर not consider as van der Waals। ये इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर लिख लेना कि आयन डीपी और आयन आईडीपी आर नॉट कंसीडर एज वान डेर वाल्स फोर्स। डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है, इसीलिए आ भी जाएगा, लाइन टू लाइन पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका फ्लो चार्ट रहा। केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग में और वीक बॉन्ड में डिवाइड होता है, वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड में डिवाइड होता है। ये एनर्जी का आप ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस एनर्जी पे होगा, या तो 42 हो या 42 से ज़्यादा हो। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, या तो 8 हो या 8 से ज़्यादा और 42 से कम, 42 से कम हो। ठीक है, और ये 8 से कम हो तो इस तरीके से। ठीक है, इसके लिए आप एक लाइन बनाओ। ठीक है, सपोज करो ये लाइन। ठीक है, ये क्या है आपकी 0 पॉइंट, ये क्या है आपका 8 एनर्जी। ठीक है, और ये क्या है आपकी एनर्जी 42। ठीक है, अब बेटा ये देखो 42 वाला जो है, 42 से ज़्यादा कौन है? स्ट्रॉन्ग। तो 42 के इस पार तो कौन बनेंगे बेटा? आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। कौन से बॉन्ड बनेंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। 42 और 8 इसके बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर लिख लो आप हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर क्या बन जाएंगे? आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ बीच में क्या बन रहा है? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। और
8 से जो कम है वो कौन है? वान डर वाल्स फोर्स। वान डर वाल्स फोर्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। तो इस लेक्चर को अब अपन यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जितने भी बॉन्ड्स है, अपन स्ट्रॉन्ग के बारे में, वीक के बारे में, वीक के अंदर हाइड्रोजन वान डर वाल्स सबके बारे में क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे क्या क्या होता है। अब तक तो ये अपन का बेसिक लेक्चर था। स्टार्टिंग बताया मैंने, वो भी बेसिक था, नॉर्मल। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दे दिया है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान से याद करके आना, क्योंकि चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। एनर्जी ध्यान में होनी चाहिए आपको, किस एनर्जी को कितने और कितने कितने टाइप के ये होता है। इनके साइड नाम, जीसन लेवाई हो गया, लंदन हो गया, रेडिएटिव हो गया वगैरह, तो ये साइड नाम भी आपको इनके याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन सारे पॉइंट्स को करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को दीजिए, शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको आप नोट करें।